अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों आ जाते हैं, तो ये इस चैप्टर का सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें हमें देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के न्यूक्लिक एसिड को ये नाम क्यों दिया गया। न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869 बाय फ्रेडरिक मिस्टर। अब जो ये साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मिस्टर, इसने कब किया काम 1869 में। सबसे पहले इसने दरियाफ्त किया, आइसोलेटेड मीन अलग किया, किसको, न्यूक्लिक एसिड को। कहाँ से अलग किया? फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस, जो पस होती है उसके न्यूक्लियाई से अलग किया। इसी वजह से इसका नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड, ड्यू टू देयर आइसोलेशन। इसी आइसोलेशन की वजह से फ्रॉम न्यूक्लियाई से एंड एसिडिक नेचर, और इसकी नेचर भी क्या थी? एसिडिक थी, तेजाबी थी। तो इसी वजह से इनका नाम रखा गया, दे वर नेम्ड न्यूक्लिक एसिड। इसी वजह से इसका नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद है टाइप्स न्यूक्लिक एसिड की। दो टाइप्स होती हैं, डीएनए और आरएनए। तो पहले है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या हम इसे कहते हैं डीएनए। ये कहाँ होता है? प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में मौजूद होता है। और इसके अलावा इन द न्यूक्लियाई ऑफ सेल, सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें मौजूद होता है। और बहुत कम मिकदार में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद जो दूसरी इसकी टाइप है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए। तो ये कहाँ होता है? ये न्यूक्लियोलस में होता है। इसके अलावा ये राइबोसोम्स में मौजूद होता है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? फिर आगे प्रोटीन बनाते हैं। इसके बाद ये साइटोसोल में होता है। साइटोसोल जो होता है ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पार्ट होता है, जो जिसमें पानी की तरह का मटेरियल होता है, उसे कहते हैं साइटोसोल। उसके बाद ये बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, स्मॉलर अमाउंट इन अदर पार्ट्स ऑफ सेल, जो सेल के दूसरे हिस्से होते हैं उसमें बहुत कम मिकदार में मौजूद होता है। उसके बाद है इसकी कंपोजिशन, कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है बनता कैसे है। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होती हैं, बहुत ही पेचीदा चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए ये बनता है। दे आर पॉलीमर्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये उनके बहुत ज़्यादा पॉलीमर्स, मतलब कि उनके बहुत ज़्यादा यूनिट्स की जब एक लंबी चेन बन जाती है उससे ये बनता है। अब इसमें जो डीएनए है उसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन यूनिट्स को, और जो आरएनए होते हैं उन्हें कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड क्या है? ठीक है, हमने उसे कहा तो है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है और राइबोन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड होते क्या हैं? ईच न्यूक्लियोटाइड इज कम्पोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट्स। अब जो न्यूक्लियोटाइड है, हर एक न्यूक्लियोटाइड उसमें 3 सब यूनिट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पेंटोज शुगर होती है एक फर्स्ट नंबर पे। तो पेंटोज शुगर जो होती है ये क्या है? पेंटोज होती है मोनोसेक्राइड ऑफ 5 कार्बन। ये जो कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था मोनोसेक्राइड, उसमें जो 5 कार्बन पर मुश्तमिल थी उसे कहा था पेंटोज शुगर। अब उसकी पेंटोज शुगर की एक एग्जांपल है राइबोज। राइबोज को आरएनए भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं इसकी भी रीज़न है। ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें राइबोज शुगर पाई जाती है, इसी वजह से उसे आरएनए कहते हैं। इसका फार्मूला जो होता है ये C5H10O5 होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं, दरमियान में से O लगा देते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद इसकी 2 लाइनें, फिर इस तरीके से ये इसकी जो 5 कॉर्नर रिंग बन जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके जो नीचे वाली कार्बन है, ये नीचे वाली हैं, इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं OH, और जो ऊपर वाली कार्बन है वहाँ हम लगाते हैं OH। नीचे मतलब के नीचे वाली कार्बन के साथ नीचे लगाएंगे और ऊपर वाली कार्बन के साथ ऊपर लगाएंगे OH। तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, राइबोज का फार्मूला। और उसके बाद है जो इसका पेंटोज शुगर में दूसरा है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज को डीएनए भी कहते हैं, लेकिन डीऑक्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन जो होती है वो कार्बन से रिमूव हो जाती है। कहाँ से रिमूव होती है? कार्बन नंबर 2 पे ये वाली जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हो जाएगी, एक हाइड्रोजन बच जाएगी, तो इसको कहेंगे डीऑक्सीराइबोज। इन दिस केस 1 ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम कार्बन नंबर 2। जो कार्बन नंबर 2 है ये वाली, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, ये जब चली जाती है यहाँ से आउट हो जाती है तो उसको कहेंगे डीऑक्सीराइबोज। इसका फार्मूला फिर, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम हो गया इसलिए इसका वैसे सेम होगा C5H10O, उधर 5 था और इधर आ गया C5H10O4। क्यों आ गया? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एक चली गई है। उसके बाद जो
न्यूक्लियोटाइड का दूसरा सब यूनिट है वो होता है नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस जो होती है, इसे नाइट्रोजीनियस बेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होती है और ये बेस के तौर पर एक्ट कर रही होती है, इसी वजह से इसे कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। इसकी टाइप्स होती हैं पेरिमिडीन और प्यूरीन्स। पेरिमिडीन जो होती हैं और प्यूरीन, इनका जो फ़र्क है, डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये उसमें एग्जाम्स में आ जाता है, तो आपने इसे अच्छे से जहन में रखना है। पेरिमिडीन जो होते हैं ये समालर बेसेस होती हैं, इनकी मतलब एक रिंग होती है, इसी वजह से इनकी जो वो बनती है, स्ट्रक्चर बनती है, वो समाल होती है। और प्यूरीन जो होती है, इसकी जो बेसेस होती है ये लार्जर होती हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें डबल रिंग होती हैं। और ये सिंगल रिंग्ड, वही बात आ गई कि इसमें समालर क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें सिंगल रिंग्ड होती हैं और इसमें डबल रिंग होती हैं, इसी वजह से ये पेरिमिडीन स्मॉल है और प्यूरीन जो है लार्ज होती है। इसमें आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन है और इसके बाद हमने बॉन्ड अरेंज कर दिए, तो इसके क्या बन गई, एक रिंग बन गई। उसके बाद जो दूसरी है ये जो है प्यूरीन, इसमें 2 रिंग बनती हैं, इसमें भी 2-2 नाइट्रोजन है। उसके बाद जो इसके बॉन्ड है वो कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी जो एग्जांपल्स हैं कि उसकी पेरिमिडीन की और प्यूरीन की वो कौन सी है। कंटेनिंग साइटोसिन, इसमें मौजूद होती है साइटोसिन। उसके बाद थाइमीन, साइटोसिन को सी से ज़ाहिर करते हैं, थाइमीन को टी से और यूरासिल को यू से। ये होती हैं सारी पेरिमिडीन। उसके बाद अगर हम प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन कौन कौन सी होती हैं, इसकी एग्जांपल इसकी होती है एडिनिन और गवानीन। एडिनिन को ए से ज़ाहिर करते हैं और गवानीन को जी से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद जो इसका तीसरा सब यूनिट है न्यूक्लियोटाइड का, वो है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जो है, इसका फार्मूला होता है H3PO4। क्या करते हैं हम, इसके अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें तो P दरमियान में आ जाता है, उसके तीनों साइड पे OH लगा देते हैं और एक साइड पे डबल बॉन्ड O, ये बन जाता है फास्फोरिक एसिड। ये पीछे भी हमने इसका पढ़ा था। एबिलिटी टू डेवलप एस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। जो पेंटोज शुगर अभी हमने पीछे पढ़ी है, उसके साथ क्या करता है, उसके OH ग्रुप के साथ ये क्या करता है, एस्टर लिंकेज बनाता है। कैसे बनाता है ये हम आगे इसकी स्ट्रक्चर के जरिए हम देख लेंगे कि किस तरह इन्होंने एस्टर लिंकेज बनाया हुआ है। अब हम देख लेते हैं ATP की स्ट्रक्चर को। ATP जो है इसे क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ट्राई हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 फास्फेट ग्रुप लगे होते हैं। ATP को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें वही, क्योंकि ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ATP एक न्यूक्लियोटाइड है, तो इसमें ये तीनों स्ट्रक्चर आ जाएंगी, तीनों सब यूनिट आ जाएंगे। कौन से, पेंटोज शुगर आएगी, उसके बाद क्या आएगी, नाइट्रोजीनियस बेस आएगी, उसके अलावा फास्फोरिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडिनिन की रिंग ड्रा करेंगे। पहले 6 कॉर्नर की रिंग, उसके बाद 5 कॉर्नर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन देख लेंगे, उसको नंबर देंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9। अब पोजीशन हमने लगा दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आप जहन में रख लें कि जो 1 है 3, इसके अलावा 7 और 9, 1 3 7 9 पोजीशन पे आपने लगा देनी है सबसे पहले नाइट्रोजन। उसके बाद क्या करेंगे, 6 जो इसकी पोजीशन है यहाँ पे लगा देंगे NH2 अमाइनो ग्रुप। उसके बाद क्या करेंगे, बाकी जो पोजीशन बचेंगी वहाँ पे कार्बन के वो एटम लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बॉन्ड पूरे करने के लिए जहाँ जहाँ पे इसको ज़रूरत होगी वहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाते जाएंगे। इस तरीके से ये एडिनिन की स्ट्रक्चर बन गई। अब एडिनिन को हम बेस भी कहते हैं, नाइट्रोजीनियस, क्योंकि ये बेस होती है। क्यों बेस होती है ये भी आगे देखते हैं कि क्यों होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइबोस शुगर, जो पेंटोज शुगर को नाम हमने दिया था, वो ड्रा करेंगे। तो वो क्या होती है, 5 कॉर्नर रिंग होती है। उसकी निचले उस पे पोजीशन पे क्या आते हैं, नीचे OH ग्रुप लगते हैं, ऊपर वाले कार्बन के साथ ऊपर OH लगते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इसके साथ हम लगा देंगे फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड के 3 जो वो है मॉलिक्यूल वो लगेंगे। इसमें सबसे पहले क्या आता है, जो CH2 है, इसके साथ जो OH लगा हुआ था वो क्या करता है, और इसका OH, क्योंकि यहाँ पे जो पीछे आपने फास्फोरिक एसिड का फार्मूला देखा था,
ठीक है, यहाँ पे डबल ओ है, इसके बाद यहाँ पे भी OH था, यहाँ भी OH था, यहाँ भी OH था। इसके अलावा यहाँ भी अगर हम पीछे उसको देखें तो उसमें भी OH था। तो इस के ज़रिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही होता है, यहाँ भी OH था तो इसने क्या किया, इसके हाइड्रोजन के साथ OH ने बॉन्ड बना लिया और इनका इस तरीके से बॉन्ड बन गया और इनका ऐसे ये H और OH मिलते जाएंगे और ये बॉन्ड बनाते जाएंगे। जब 3 फास्फेट इसके साथ लग जाते हैं तो ये बना देते हैं ATP। ATP को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक एडिनोसिन है और दूसरा क्या है, ट्राईफास्फेट। ट्राईफास्फेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ 3 फास्फेट के ग्रुप लगे हुए हैं। अब सबसे पहले होता क्या है, जो एडिनिन है, एडिनिन और उसके अलावा है फास्फेट। ये जो एडिनिन है और एक फास्फेट है और ये जब मिलेंगे किस चीज़ से मिलेंगे, राइबोज शुगर से। राइबोज शुगर के साथ मिलके ये क्या बना देते हैं, ये बनाते हैं AMP। अब AMP क्यों है, क्योंकि ये तो बन गया एडिनोसिन और उसके अलावा ये क्या है, क्योंकि इसके साथ एक फास्फेट ग्रुप है। हम मोनो क्यों कहते हैं, क्योंकि एक फास्फेट ग्रुप है, इसलिए ये बन जाता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और फास्फेट लगा देते हैं, फास्फेट, तो ये बन जाता है ADP। क्या बन जाएगा, ADP। ADP क्यों है, क्योंकि ये ठीक है एडिनोसिन है और ये वाला पोर्शन जो है ये क्या बन जाएगा, इसके साथ 2 फास्फेट ग्रुप लग गए, इसी वजह से ये बन जाएगा एडिनोसिन डाइफास्फेट। उसके बाद अगर हम एक और फास्फेट लगा दें इसके साथ तो ये बन जाता है ATP। अब ATP क्यों कहते हैं, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, इसके साथ 3 फास्फेट ग्रुप लगे हैं, इसी वजह से इसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। और ये जो होता है इसके साथ जो फास्फेट और दूसरे फास्फेट दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होता है ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, इसी वजह से ATP को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं और ये जो इनके दरमियान बॉन्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाला होता है, इसी वजह से इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब ये जो बेसेस होती हैं, डिफरेंट तरह की नाइट्रोजनियस बेसेस हमने पीछे पढ़ी हैं, एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन। तो ये जो होती हैं जब पेंटोज के साथ मिलती हैं, 2 यूनिट जब मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं, ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। अब पेंटोज जब एडिनिन के साथ मिला तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब ये वाला पेंटोज जब गवानिन के साथ मिला तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब इसी तरह जब 2-2 यूनिट मिलेंगे तो ये बन जाते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब इनका नाम क्यों कैसे रखा जाता है, अच्छा एक और आपने बात याद रखनी है, वो ये है कि जो एडिनिन और गवानिन है, पीछे भी आपने पढ़ा है, ये होती है प्यूरिन। तो प्यूरिन जहाँ कहीं भी होगा तो उसके एंड पे आएगा सीन, और जो वो है साइटोसिन है, यूरासिल है और थायमीन है, ये होती है पेरीमिडीन, और पेरीमिडीन जहाँ कहीं भी होगा उसके एंड पे लगेगा डीन। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एडिनोसिन, और इसे क्या पढ़ेंगे, गवानोसिन। इसे क्या पढ़ेंगे, अब इसे साइटोसिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसे पढ़ेंगे साइटिडीन, क्योंकि ये पेरीमिडीन है। और इसे क्या पढ़ेंगे, यूरासिल नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, यूरिडीन। और ये क्या है, थायमीन नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे इसको, थायमिडीन, क्योंकि ये पेरीमिडीन है। और जब इनके साथ ये तो थे न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि ये 2-2 यूनिट मिले हैं। अब जब इनके साथ तीनों के सब के साथ क्या लग जाता है, तीसरा सब यूनिट फास्फेट ग्रुप भी लग जाता है, तो ये बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब अगर जो एडिनिन है और पेंटोज है उसके साथ फास्फेट भी लग गया है तो ये बन जाता है AMP। AMP का क्या मतलब है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। वो अलग बात है कि हम अगर फास्फेट को बढ़ाते जाएं तो वो बन जाएंगे एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, इस तरीके से वो एक और चीज़ है। तो उसके बाद ये जो है गवानिन, गवानिन पेंटोज और गवानिन पेंटोज और फास्फेट, ये जब मिलेंगे तो ये बना देते हैं GMP। GMP का क्या मतलब है, गवानोसिन मोनोफास्फेट। उसके बाद जो साइटोसिन है या फिर पेंटोज है, जब ये मिलेगा फास्फेट के साथ तो ये बना देगा CMP।
CMP का क्या मतलब है? साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। हम साइटोसिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे? साइटिडीन, क्योंकि ये पैरिमिडीन है। और यूरासिल को क्या पढ़ेंगे? यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह TMP को क्या पढ़ेंगे? थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। थाइमीन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इसके साथ फॉस्फेट भी लग गया है और ये होती है पैरिमिडीन, इसी वजह से इसे कहते हैं थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो इसी तरीके से ये सारी जो है क्या बनते हैं आगे? न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। बस आपने ये फ़र्क अपने जहन में बिठा लें कि जब पेंटोज और नाइट्रोजीनियस बेस आपस में मिलती हैं तो वो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और अगर इसके साथ फास्फेट ग्रुप भी लग जाए तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसी स्ट्रक्चर को देख लें। ये जो है, अगर हम यहाँ पे ये फास्फेट ग्रुप ना लगाएं, इनको बिल्कुल ख़त्म कर दें, यहाँ से आउट कर दें, तो ये जो है ये वाला पोर्शन जो होगा अकेला ये वाला, जिसमें क्या है? एडिनिन है, जो क्या है? जिसमें क्या है? एडिनिन, जो क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस है, और दूसरी क्या है? पेंटोज शुगर है। ये दो सब यूनिट हैं, तो ये क्या बना देंगे? न्यूक्लियोसाइड। अगर हम यहाँ लगा दें एडिनिन और ये है पेंटोज शुगर, तो ये बन जाएगा एडिनोसिन। अगर हम यहाँ पे लगा देंगे थाइमीन और यहाँ पे क्या है? पेंटोज है, तो ये क्या बन जाएगा? थाइमिडीन। इसी तरीके से सारे हम यहाँ पे बेसिस जो लगाते जाएंगे और यहाँ उसके मुताबिक उसको नाम देते जाएंगे। फिर हम जब फास्फेट ग्रुप लगाएंगे तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, उसके मुताबिक फिर उसको नाम देंगे। उसके बाद है जो इसकी दो टाइप्स होती हैं, कुछ होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और कुछ होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो इनमें भी आपने फ़र्क जहन में रखना है। ये जो टॉपिक है थोड़ा कंसेप्चुअल है, आपने इन्हें अच्छे से समझना है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं RNA, जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं DNA। तो इसमें जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं RNA, इसमें कौन कौन से शामिल हैं? इसमें आ जाते हैं AMP, ADP और ATP। हम क्या नाम देंगे इसे? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या है? इसे हम यूरासिल नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे? यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह GMP को हम क्या पढ़ेंगे? गवानोसिन, क्योंकि ये वो है प्यूरिन है, इसी वजह से गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, गवानोसिन डाइफॉस्फेट, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद जो CMP है, इसे हम कैसे नाम देंगे? साइटोसिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे? साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद जो DNA है, अब DNA जो है इसके साथ लग गया है डी क्यों लगा? क्योंकि ये है डीऑक्सी, इसी वजह से हम क्या लगाएंगे? साथ में D भी लगाएंगे, क्योंकि वो DNA है, RNA नहीं है। तो फिर हम क्या लगाएंगे? DAMP, D ADP, D ATP। हम क्या इसे पढ़ेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद जो ये है GMP, इसे हम क्या पढ़ेंगे? डीऑक्सी गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गवानोसिन डाइफॉस्फेट, और ये क्या है? डीऑक्सी गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह जो DCMP है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? डीऑक्सी साइटोसिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे? डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो है TMP, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये फ़र्क आपने अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये जो है चैप्टर पूरा ये कंसेप्चुअल था, इसी वजह से ये टफ लगता है अक्सर स्टूडेंट्स को। तो आप ने इसके बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर करने हैं और आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, उसके बाद होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है या फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है, ये कैसे बनता है और इसे हम किस तरह बनाते हैं? फास्फोडाइएस्टर जो है, इसे हम फास्फोडाइएस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो एस्टर लिंकेज बनते हैं, दो एस्टर बॉन्ड बनते हैं, इसी वजह से इसका नाम रखा गया फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब होता क्या है? दो न्यूक्लियोटाइड आते हैं,
एक न्यूक्लियोटाइड नहीं बल्कि 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनके दरमियान फिर जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब ये जो है एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें क्या है, शुगर भी है, नाइट्रोजिनियस बेस भी है और फास्फेट ग्रुप भी है। तो इसमें आपने बस ये जहन में रखना है कि जो वो है शुगर है उसकी कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पे ही बॉन्ड बनेगा। तो इसको आपने मेंशन कर देना है, इसकी जो रिंग बनाएंगे उसके ऊपर मेंशन कर देना है कि ये कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 4 है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा न्यूक्लियोटाइड लेंगे, उसका भी वैसे ही स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे जैसा इसका किया था। अब यहाँ पे भी आपने मेंशन कर देना है कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 को। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इनका दोनों का जो बॉन्ड बनता है कैसे बनता है, यहाँ पे होता क्या है, ये जो कार्बन नंबर 3 है इसका OH जो है ये फ्री है, ये वाला OH फ्री है, और जो कार्बन नंबर 5 है इसका जो फास्फेट का OH ग्रुप है ये भी फ्री है। तो फिर जो वो है फास्फेट है ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को देता है, और जो ये वाली कार्बन 3 है ये क्या करती है, OH को रिलीज करती है। तो इसी वजह से इसका नाम रखा जाता है न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये क्या करता है, H आयन को रिलीज करता है, इसकी नेचर बन जाती है एसिडिक। कैसे, ये जो है इस तरीके से यहाँ से H2O निकल जाएगा, पानी जो है निकल जाएगा, क्योंकि H 2 है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है H2O। उसके बाद जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, 1 ऑक्सीजन और इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन हो जाएगा। किस तरीके से, इस डायग्राम में देखें आप, ये जो है फास्फेट ग्रुप आ गया, उसके बाद ये शुगर की वो है रिंग है, उसके बाद ये इसके साथ नाइट्रोजिनियस बेस है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बन नंबर 3 है इसका अब OH नहीं लगा हुआ क्योंकि इसका OH निकल गया है, और जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड है उसका जो वो है फास्फेट ग्रुप है उसका भी OH नहीं है, बल्कि अकेला ऑक्सीजन बच गया है क्योंकि इसने हाइड्रोजन अपना दे दिया है। तो इस तरीके से 1 ऑक्सीजन आ जाएगा और ये वाला जो है फास्फेट ग्रुप आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली सारी सिचुएशन वैसे की वैसी आ जाएगी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एस्टर लिंकेज 2 बन रहे हैं, एक है COP और दूसरा है POC। तो इसी वजह से इसे कहते हैं फास्फोडाइएस्टर। फास्फोडाइएस्टर का क्या मतलब है, इसने फास्फेट के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब इसमें आप अगर गौर करें तो जो एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 है उसका OH फ्री है, फ्री 3 हाइड्रोक्सल। और दूसरी अगर आप न्यूक्लियोटाइड को देखें तो इसमें जो कार्बन नंबर 5 है इसका फास्फेट ग्रुप का जो है यहाँ पे ये वाला OH ये भी फ्री है। तो इसी तरह ये क्या करते हैं आगे, ये फ्री 5 ये है फ्री 5 फास्फेट, और ये क्या बन जाता है, फ्री 3 हाइड्रोक्सल। तो इन दोनों के साथ एबिलिटी है, ये रिएक्टिव एंड्स हैं और इनके साथ मज़ीद न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो सकते हैं। अब अगर यहाँ नीचे से कोई न्यूक्लियोटाइड आता है इसके साथ अटैच होता है, उसका जो यहाँ तो OH है उसका जो फास्फेट होगा वो इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा, तो वो बन जाएगा, एक और न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगा तो वो बन जाएगा ट्राई न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि यहाँ पे हमने 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बॉन्ड बनाया, इसी वजह से इसे कहते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, और ये बन जाता है डाई न्यूक्लियोटाइड। अब इसी वजह से क्योंकि ये जो इसके एंड्स हैं ये रिएक्टिव एंड्स हैं, एक का जो है OH फ्री है और दूसरे का फास्फेट फ्री है, तो जहाँ से अगर कोई दूसरा आके अटैच होता है और वहाँ भी अटैच होता है तो इनकी ऐसे लंबी चेन बनती जाएगी, और इसे हम कह सकते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड, इसी तरह टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, पेंटा न्यूक्लियोटाइड, आखिरकार पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं, बहुत लंबी चेन बना देते हैं। अब जो डाई न्यूक्लियोटाइड है जो अभी हमने डिस्कस किया है, इसकी जो एग्जांपल है NAD है। NAD क्या है, निकोटीन अमाइड, N से निकोटीन और निकोटीन अमाइड, और A से क्या है एडिनिन, और D से डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड क्यों कहा है, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बॉन्ड बना। और उसके बाद ये जो NAD है ये कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। कोएंजाइम क्या करता है आगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ये जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है, दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, NAD। तो ये था। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं DNA को, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड को, कि वो क्या होता है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, वो कैसे बनता है।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसे डीएनए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पीछे भी हमने पढ़ा है कि जो वो होता है न्यूक्लियोटाइड होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड, उसके जो ऑक्सीजन होता है कार्बन नंबर 2 पे वो रिलीज हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो इसका मतलब वो डीऑक्सी बन जाता है। डी का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ किसकी? ऑक्सीजन की, तो वो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। अब ये डीएनए जो होता है ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है और कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को जो सेल के अंदर हो रही होती हैं। कंपोजिशन इसकी क्या है कि ये बनता कैसे है, किन चीज़ों से बना होता है? जो डीएनए होता है वो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। कौन कौन से हैं? डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी, डीटीएमपी, ये पीछे भी हमने पढ़ा। इसका क्या मतलब है? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। उसके बाद जो साइंटिस्ट्स ने इन पे काम किया, कब काम किया और किसने सबसे पहले किया, तो वो जो साइंटिस्ट थे वो सबसे पहले एरविन चारगाफ, इसने कब किया? 1951 में इसने प्रोवाइड किया डाटा को। किसके मुताबिक? किसकी डाटा था, किसके बारे में था? डिफरेंट बेसिस की जो उसने रेशो निकाली थी, तो वो डाटा इसने प्रोवाइड किया, मुहैया किया। उसके बाद ये जो डाटा है इसके अंदर क्या होता है? एडिनिन और थाइमिन और इक्वल इन रेशो, मतलब कि एडिनिन और थाइमिन हमेशा एक दूसरे के बराबर होती हैं और गवानीन और साइटोसिन हमेशा एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसमें जो फार्मूला है @GC का फार्मूला यूज होता है, @GC एडिनिन और थाइमिन और GC गवानीन और साइटोसिन। तो इस तरीके से आपने भूलना नहीं है, बल्कि आपने अच्छे से इसे ध्यान में रखना है। अब जो दूसरा साइंटिस्ट थे वो कौन से थे जो बाद में आए और उन्होंने इस पर काम किया? वो थे मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया? टेक्निक ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन को इस्तेमाल किया टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इन्होंने क्या किया? एक्सरे की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए लोगों को ये बताया कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है इस तरह भी नज़र आता है। फिर लोगों में ये शऊर आया कि हाँ ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से भी, उनमें नई एक चीज़ आई कि इस तरीके से भी नज़र आता है। जो तीसरे नंबर पे आता है वो 2 साइंटिस्ट थे, जेम्स डी वाटसन और जो दूसरा था फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने क्या किया? मिल के काम किया और एक स्केल मॉडल दिया। और ये जो स्केल मॉडल है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। आप ये जो इसका मॉडल है इसे वाटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, वो पॉइंट्स आपने अच्छे से माइंड में रखने हैं। अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डीएनए इज मेड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन और स्ट्रैंड। जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं या उन्हें हम कहते हैं स्ट्रैंड। अब इसमें देखें 2 पॉलीपेप्टाइड, एक ये चेन जा रही है और दूसरी ये वाली है, तो इसमें 2 चेन्स होती हैं या 2 स्ट्रैंड से हम कह सकते हैं। अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं कॉइल्ड राउंड ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स। डबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 है, एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं। इनकी जो कॉइलिंग होती है वो अपोजिट होती है, एक जो होता है 3 to 5 होता है और दूसरा 5 to 3 होता है। अब इसमें देखें ये वाली जो स्ट्रैंड इसका जा रहा है ये है 3 से शुरू हो रहा है, 3 जो इसका एंड है वो फ्री है और ये जाके ख़त्म होता है 5 एंड पे। दूसरा इसका शुरू होता है 5 जो इसका एंड फ्री है वो जाके ख़त्म होता है 3 पे। इसी वजह से इसकी कॉइलिंग अपोजिट होती है और ये कॉइल्ड होते हैं एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के मुखालिफ चलते हैं। और ये जो दोनों चेन्स होती हैं हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये दोनों चेन्स को जोड़े रखता है। एडिनिन जो होती है ऑलवेज अपोजिट टू थाइमीन। अब कैसे? जैसे यहाँ पे अपोजिट कैसे, मतलब कि इसके सामने एडिनिन और थाइमीन। एडिनिन हमेशा थाइमिन के अपोजिट होती है और गवानिन जो होती है वो ऑलवेज अपोजिट टू साइटोसिन। अब गवानिन अगर हम यहाँ पे देखें तो गवानिन साइटोसिन के सामने होगी। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो एडिनिन और थाइमिन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है और साइटोसिन और गवानिन के दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडिनिन और थाइमिन पेयर्स। अब पेयर्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये एक एक बेसिस नहीं होती बल्कि 2-2 होती हैं।
और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं किसके दरमियान, गवानीन और साइटोसिन पेयर्स के दरमियान। उसके बाद ये है कि ये जो इसके ये गोल गोल तरह के बने हुए ये इसके टर्न है, ये एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब इस हर टर्न में 10 बेस पेयर्स होती हैं और इस जो ये वाला टर्न है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। देयर आर 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न ऑफ अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो है एक टर्न है, मतलब कि एक फोल्ड है। इसमें जहाँ तो कम है वैसे इसमें 10 वो होती हैं बेस पेयर्स होते हैं। अब इसमें जैसा कि साइटोसिन और गवानीन है तो इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल, फिर थाइमिन और एडेनिन डबल, उसके बाद साइटोसिन। इसी तरह से 10 बेस पेयर आपस में अरेंज होती हैं और बना देती हैं एक टर्न को। तो उस जो टर्न की वो होती है लेंथ होती है वो कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है ये लेंथ का यूनिट होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है कि इसमें 1 सेंटीमीटर में 100 मिलियन होते हैं। तो इतनी मतलब कि ये इसकी लेंथ होती है किसकी, एक टर्न की। उसके बाद है कि अमाउंट ऑफ डीएनए इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। जो वो होते हैं मखसूस किस्म की स्पीशीज होती हैं उनके अंदर जो डीएनए की अमाउंट होती है, मिकदार होती है, वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। ये डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए इन जर्म सेल, जो जर्म सेल होते हैं, जर्म सेल में क्या आ जाते हैं स्पर्म और एग सेल, उसमें होती है हैप्लॉइड मतलब कि हाफ होती है। और जो बाकी सोमैटिक सेल्स होते हैं जो आम जिस्मानी सेल होते हैं जैसा कि आँख का सेल है, किडनी का सेल है, इसके अलावा लिवर सेल है या रेड ब्लड सेल्स हैं, जितने भी हैं उसमें होती है डबल। तो ये जो होती है अमाउंट ऑफ डीएनए इज मेजर्ड इन पिकोग्राम। पिकोग्राम में इसे मेजर किया जाता है डीएनए की मिकदार को। एक पिकोग्राम जो होता है वो 10 की पावर -12 ग्राम्स के बराबर होता है। तो इसमें अगर हम देखें कि जो वो होती है डीएनए की मिकदार होती है, अमाउंट होती है, वो जर्म सेल और उसमें सोमैटिक सेल में कैसे हाफ होती है, किस तरह से वो डबल होती है या हाफ होती है। तो टाइप ऑफ सेल है और इधर क्या है अमाउंट ऑफ डीएनए इन पिकोग्राम है। और यहाँ पे चिकन है, चिकन क्या होती है मुर्गी, तो कार्प क्या है एक फिश होती है। तो इसमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये क्या है सोमैटिक सेल्स है, इसमें इसकी मिकदार होती है 2.3 और इसमें होती है 3.3। और लिवर सेल्स में देखें तो इसमें 2.4 और इसमें 3.3, किडनी सेल में 2.4 और इसमें 3.3। स्पर्म सेल्स हैं ये क्योंकि जर्म सेल है, इसमें क्या होगी इसकी हाफ होगी 1.3 है। 1.3 में अगर आप गौर करें तो इसमें 1 और 1 मिलकर बना देते हैं 2, इसका मतलब है ये इससे हाफ है, आधी है। पीछे भी हमने यही देखा है कि जर्म सेल्स में हैप्लॉइड, इसका मतलब है उनमें हाफ होती है, ये जर्म सेल है और ये वाले सोमैटिक सेल हैं। तो इसमें भी अगर गौर करें आप, इसमें भी क्या होती है डबल होती है, डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में होती है। और ये क्या है जर्म सेल स्पर्म सेल है, तो इसमें क्या होती है 1.6। इसको अगर आप गौर करें तो 1 और 1 कितने होते हैं 2 और यहाँ पे 6 भी आ गया, तो इसका मतलब है तकरीबन वो हाफ ही बनती है। और कुछ आपकी बुक में दिया गया है वो भी आपने MCQs के हवाले से याद रखना है। ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल इज स्टोर्ड इन डीएनए। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है चाहे वो स्ट्रक्चर के लिहाज से हो चाहे वो फंक्शन के लिहाज से वो हो, वो सारी की सारी कहाँ स्टोर होती हैं डीएनए के अंदर। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि ये कैसे स्टोर होती हैं, इन द क्रोमोसोम्स ऑफ बैक्टीरियम, जिसका नाम क्या है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके क्रोमोसोम्स में जो पेयर्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है उसमें क्या होती है तकरीबन 5 मिलियन बेसेस होती हैं जो लीनियर ऑर्डर में बिल्कुल सीधी तरतीब के साथ जुड़ी होती हैं। कितनी 5 मिलियन बेसेस एक स्ट्रैंड में। अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है इन दोज बेसेस इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ सेवरल 100 बेसेस। अब ये वाली जो इंफॉर्मेशन है 5 मिलियन बेसेस, इनको क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे यूनिट में। इस तरीके से इनके यूनिट बनाए जाते हैं और इन यूनिट का फिर अपना अलग फंक्शन होता है। इन यूनिट को कहते हैं जीन। ईच यूनिट इज कॉल्ड जीन। अगर आप जीन की तारीफ करें तो फिर क्या करेंगे, ये जो यूनिट है बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का, विरासत का जो
एक बुनियादी इकाई है, उसे क्या कहते हैं? जीन। अगर इसकी दूसरी तारीफ करें तो पार्ट ऑफ डीएनए दैट स्पेसिफाई सीक्वेंस ऑफ, सॉरी इधर आएगा अमाइनो एसिड। जो क्या होता है? पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो हिस्सा जो क्या करता है? स्पेसिफाई, मखसूस होता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होते हैं उनके सीक्वेंस को क्या करता है? मखसूस करता है। जैसा कि अभी हमने देखा है कि ये जो 5 मिलियन बेसेस होती हैं ये अरेंज होती हैं किसकी शक्ल में? एक मखसूस यूनिट की शक्ल में, जिसके अंदर मखसूस तरह के बेसेस आ जाती हैं। ये सारे यूनिट्स क्या कहलाते हैं? जीन। अब जो जीनोम है, जीनोम क्या है? नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीन्स की टोटल तादाद को, जेनेटिक मेकअप को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ये जो जीनोम होता है ई कोलाई का, इसमें मौजूद होती हैं तकरीबन 46,39,221 बेस पेयर्स मौजूद होती हैं। किसके? ई कोलाई के जीनोम में। अब ये जो सारी बेस पेयर्स हैं जीनोम की, ई कोलाई के जीनोम जितने भी, मतलब इसमें टोटल जीन्स हैं 46,39,221। तो ये क्या करती हैं? आगे बनाती हैं प्रोटीन। कितनी प्रोटीन बनाती हैं? 4,288 प्रोटीन बनाती हैं। उसके बाद है एक छोटा सा माइक्रोब होता है जिसे कहते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये माइक्रोब होता है, इसका जो जीनोम होता है उसको सीक्वेंस किया गया और उसे पब्लिश किया गया 28 जुलाई 1995 में। इस सीक्वेंस का क्या मतलब है? इसके जीन का अंदाज़ा लगाया गया कि कौन सा जीन कहाँ पे है और उसका काम क्या है। उसको एक ख़ास तरतीब के साथ रखा गया और देखा गया कि ये कहाँ कहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, और उसको बाद में पब्लिश किया गया 28 जुलाई 1995 में। इसके बाद है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं? आरएनए। ये क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि डीएनए जो था वो था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का यूनिट, और ये क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं। और इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब क्या है? जो डीएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड था इस तरीके से, लेकिन ये क्या है? सिंगल है। और फोल्डेड बैक अपॉन इटसेल्फ, ये क्या करता है? एक दूसरे के साथ लिपट नहीं जाता, बल्कि क्या करता है? एक इस तरीके से फोल्ड बनाता है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह नजर आता है। उसके बाद कंपोजिशन इसकी क्या है कि किन चीज़ों से ये बनता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसे क्या कहते हैं? एएमपी। उसके बाद गवानोसिन मोनोफॉस्फेट जीएमपी, और साइटिडीन मोनोफॉस्फेट सीएमपी। अब इसमें थाइमीन नहीं आएगा क्योंकि थाइमीन जो था वो डीएनए में होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यूरिडीन मोनोफॉस्फेट यूएमपी। कंप्लीमेंट्री पेयरिंग होती है इसमें, जैसे वहाँ पे हमने देखा था एडिनिन और थाइमीन, गवासीन और साइटोसिन। तो यहाँ पे भी क्या होती हैं? एडिनिन और यूरासिल की वो पेयरिंग बनती है। इसके दरमियान भी क्या आएगा? डबल बॉन्ड, जैसे वहाँ पे था एट जीसी का फार्मूला, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे आरएनए है इसलिए यूरासिल आएगा। और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड गवानीन और साइटोसिन के दरमियान। सिंथेसिस इसकी क्या है? किन चीज़ों से ये बना होता है? आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। जो आरएनए होता है उसको तैयार किया जाता है डीएनए से बाय अ प्रोसेस। किसके ज़रिए? किस तरीके के ज़रिए? उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये अगले चैप्टर में आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ आरएनएज आर सिंथेसाइज्ड। जितने भी आरएनए की टाइप्स होती हैं वो सारी डीएनए से ही बनाई जाती हैं। उसके बाद है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो होती है, अब जो डीएनए से आरएनए तो बन गया, अब आगे जो आरएनए है वो क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आरएनए बाय अ प्रोसेस, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। अब इसमें अगर देखें तो डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से क्या बन रहा है आगे? प्रोटीन, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की भी टाइप्स होती हैं। कौन सी हैं? आरएनए आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया। किस की बुनियाद पे? स्पेसिफिक फंक्शन जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर जो वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस, लेकिन बनते कहाँ पे हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। डीएनए फर्ज करें यहाँ पे क्या है? ये एक सेल है, इसके अंदर है न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्या बनते हैं? आरएनए बनते हैं, इसकी तैयारी होती है। और ये फिर यहाँ पे न्यूक्लियर पोर लगे होते हैं, ये भी आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
न्यूक्लियस की पूरी स्ट्रक्चर्स को, तो वहाँ पे आपको डिटेल इसकी समझ आएगी। न्यूक्लियर पोर इसके सुराख होते हैं, यहाँ पे ये आरएनए तो निकल जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन क्या करती है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए नाम से ही पता चल रहा है ये कोई ना कोई मैसेज देगा। इट टेक्स द जेनेटिक मैसेज, ये क्या करता है, जो जीन का मैसेज होता है वो लेता है कहाँ से, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से मैसेज को लेता है और कहाँ पहुंचाता है, राइबोसोम को, साइटोप्लाज्म में जो मौजूद होता है उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। और वो जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम क्या करता है, वो फिर प्रोटीन बनाता है। अब फर्ज करें ये क्या है, सेल है, इसके अंदर है न्यूक्लियस और यहाँ पे क्या है, आरएनए। यहाँ पे आरएनए मौजूद है और वो आरएनए जो क्या करता है, यहाँ से जेनेटिक मैसेज को लेता है। जो डीएनए है उसके अंदर क्या होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ से ये लेता है और कहाँ ले आता है उसको, साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पे आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर, ये फिर साइटोप्लाज्म आके क्या करेगा, एक प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन फिर क्या करेगी, अपना अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। लेंथ इसकी कितनी होती है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ये वेरीज होता है, मतलब कि इसकी लेंथ जो है तब्दील होती रहती है। डिपेंड किस पे करती है, साइज ऑफ जीन और साइज ऑफ प्रोटीन के ऊपर इसके डिपेंड करती है। कैसे, अगर हम जीन का साइज बढ़ाते जाएंगे और प्रोटीन का साइज भी बढ़ाते जाएंगे तो मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ होगी वो भी बढ़ती जाएगी। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम जीन के साइज को कम कर देंगे और प्रोटीन के साइज को भी कम कर देंगे तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ भी कम हो जाएगी। अब इस एग्जांपल में अगर आप गौर करें तो 1000 अमाइनो एसिड्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। ये आगे क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए इन्होंने बनाना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, 3000 न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन बनती है। अगर हम क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स को कम कर देते हैं, प्रोटीन के साइज को कम कर देते हैं, तो मैसेंजर आरएनए का साइज भी कम हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए की जो वो होगी, लेंथ होगी, वो भी कम हो जाएगी। अब इसके बाद है इसकी परसेंटेज 3 to 5 होते हैं टोटल आरएनए। आरएनए की जितनी भी मिकदार होती है उसका सिर्फ 3 to 4% होते हैं, मिकदार नहीं, सिर्फ परसेंट। राइबोसोमल आरएनए है दूसरे नंबर पे। राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं ये क्या करते हैं, राइबोसोम से इनका लिंक होगा। दैट आरएनए विच प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ राइबोसोम, जो राइबोसोम की बॉडी में मौजूद होते हैं उनके साथ लिंक करते हैं, उसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये तकरीबन होता है टोटल आरएनए का 80%। इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा होते हैं, वो होते हैं 3 to 5 और ये होते हैं 80%। और इसमें 80% में से 40 to 50% होते हैं राइबोसोम के साथ, मतलब कि उस राइबोसोम के साथ जुड़े होते हैं। इसी वजह से इनका नाम रखा गया है राइबोसोमल आरएनए। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं वो एक्ट करते हैं मशीनरी के तौर पर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हम राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री हैं, ये प्रोटीन को बनाने का काम करती हैं। इसी वजह से राइबोसोमल आरएनए भी एक मशीनरी के तौर पर एक्ट करते हैं और प्रोटीन को बनाते हैं। अब होता क्या है, जो राइबोसोम की सरफेस होती है उसके ऊपर मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आगे बना देते हैं प्रोटीन को, मतलब क्या, ट्रांसलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। और वो जो इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम जीन्स से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन को एक मखसूस प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरे नंबर पे है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए जो होते हैं, इसके जो लफ्ज़ है इससे भी पता चल रहा होगा आपको ट्रांसफ़र का क्या मतलब, वो आगे पैगाम को पहुंचाएंगे, ट्रांसफ़र करते हैं। इट पिक्स द अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड को पिक करते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म से और ट्रांसफ़र कर देते हैं टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये है सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो ट्रांसफ़र आरएनए क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है इसको पिक करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं इसको, अगर यहाँ पे राइबोसोम्स है तो राइबोसोम तक इसको ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जो राइबोसोम्स होता है आगे क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया ट्रांसफ़र आरएनए। इसके बाद है इसकी लेंथ। ये जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, इसमें तकरीबन होते हैं 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ इतने कम न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसकी लेंथ इतनी सी होती है। परसेंटेज भी इसकी कम होती है, 10 to 20% होते हैं ये।
स्पेसिफिकेशन क्या है, ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं अमीनो एसिड के लिए। लाजमी नहीं कि हर जो ट्रांसफर आरएनए वो हर अमीनो एसिड के लिए होगा, हर अमीनो एसिड को वो उठा के लेके चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। तो इसमें जो सेल होता है उसके पास क्या होते हैं, तकरीबन 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मौजूद होते हैं। 20 काइंड्स का क्या मतलब है, 20 अमीनो एसिड, 20 काइंड्स का क्या मतलब है, 20 ट्रांसफर आरएनए नहीं, बल्कि क्या होंगे, 20 उसकी अकसाम होंगी। 20 काइंड्स के वो 20 अकसाम के होंगे ट्रांसफर आरएनए। उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट कैटेगरी से आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी कैटेगरीज भी डिफरेंट होनी चाहिए। वो जब आपस में मिलते हैं तो वो बना देते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल आप देख लें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ये एक कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है और लिपिड दूसरी कैटेगरी से, तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको जहाँ कहीं भी आएगा उसके साथ कार्बोहाइड्रेट लाजमी होगा। दूसरी इसकी एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट जब आप किसके साथ मिलता है, प्रोटीन के साथ। इन दोनों की कैटेगरीज डिफरेंट हैं तो ये बना देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो सारी सेल की सिक्रीशन होती हैं, क्योंकि सेल जो अपने अंदर फालतू चीज़ें भी सिक्रीट कर रहा होता है, तो वो सारी क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं नेचर में। मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों मौजूद होते हैं। ये जो ग्लाइकोलिपिड हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये दोनों जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं। और तीसरी इसकी एग्जांपल है लिपिड और प्रोटीन। जब लिपिड और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो वो लिपोप्रोटीन बना देते हैं। और ये जो लिपोप्रोटीन होती है ये क्या बनाती है, फ्रेमवर्क बनाती है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फ्रेमवर्क का क्या मतलब, उसका ढांचा बनाती है। और कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब था, वो बने हुए थे उसके साथ। इसके बाद चौथे नंबर पे इसकी जो एग्जांपल है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो वो बना देते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये भी एक क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। अब इसमें आपने ये बात भी भूलनी नहीं है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो नेगेटिवली होता है और जो प्रोटीन होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। न्यूक्लिक एसिड क्यों होता है नेगेटिवली, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को रिलीज करता है, एच आयंस को, इसी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। प्रोटीन क्या करती है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, इसी वजह से ये बेसिक इन नेचर होती है। इन ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बना देते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन को। इसकी जो एग्जांपल है क्रोमोसोम, वो क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाती है। न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें जो डीएनए है वो क्या है, इसमें जो डीएनए है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और प्रोटीन क्या है, उसकी एग्जांपल है हिस्टोन। ये क्या है, प्रोटीन। जब आपस में ये दोनों मिलते हैं, प्रोटीन पॉजिटिवली होती है और ये नेगेटिवली होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये बना देते हैं न्यूक्लियोहिस्टोन। अब इनका काम क्या होता है, स्ट्रक्चरल रोल भी होता है, फंक्शनल रोल भी होता है। स्ट्रक्चरल रोल का क्या मतलब है, वो चीज़ों को बनाएंगे, चीज़ों की स्ट्रक्चर को बनाएंगे। और फंक्शनल रोल का क्या मतलब है, उसमें जो वो काम कर रहे होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोसोम्स की वजह से। अब इसका काम क्या है, जीन एक्सप्रेशन। जैसा कि जीन एक्सप्रेशन क्या है, जीन इंफॉर्मेशन जब कन्वर्ट होती है प्रोटीन में। अब एक जीन होती है तो जब वो क्या करती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है, अपने आप को जाहिर करती है। जाहिर कैसे करती है, उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन्स में, तो उसको कहते हैं वो जीन एक्सप्रेशन। अब यहाँ तक आपका ये जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपने ये अच्छी तरह ये सारे जो कंसेप्ट्स थे, इसमें आपने मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वाटर पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, लिपिड्स पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड। ये सारे आपने अच्छे से याद रखने हैं। ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर था और ये बहुत ज़्यादा अक्सर बच्चों को मुश्किल भी लगता है। इसी वजह से मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हैं और कंसेप्चुअल लिहाज से ये टफ लगता है। तो आपने ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं और ये चैप्टर फिर आपको इजी लगेगा। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।